हेलो दोस्तों, अप्लाइड केमिस्ट्री की जो हम लोग का सफ़र चल रहा था उस सफ़र में दोस्तों बात करेंगे आज की क्लास में। हम जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताए थे दोस्तों कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इन सारी चीज़ों से क्या समझते हैं आज के लेक्चर का हम लोग का समरी होने वाला है। तो चलिए बिना देर के आज शुरू कर लेते हैं। पिछले लेक्चर की बात करें एक मिनट तो थोड़ा सा कि पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में देख लिए थे, उसके मास, उसके चार्ज, उसकी चर्चा अच्छे से कर लिए थे। अपेक्षा करते हैं कि आप सारी बात अच्छे से नोट कर लिए होइएगा। चलिए बढ़ते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे एटॉमिक नंबर की दोस्तों। तो अब मामला ये आता है कि पिछली क्लास में हम देखे थे कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्त बात ये आएगी, अब मामला आएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते कितने हैं भाई। कोई अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो कुछ ना कुछ संख्या में तो होगा, 10 गो, 15 गो, 20 गो। तो दोस्त अब आपको बताते हैं, हम सबको 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट याद होने चाहिए। आप सबको याद हो, अपेक्षा करते हैं, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। दोस्तों कम से कम गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब आपको याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 तक याद होनी चाहिए दोस्तों, 30 तक याद होनी चाहिए। आप सबका HW है दोस्तों, 30 तक एलिमेंट लिख लो पहले, 30 तक एलिमेंट। बहुत जिनको याद है अच्छी बात है, और ज़्यादा भी याद है तो ये करने की जरूरत नहीं है कि मतलब सर आप सब एक काम कर सकते हो, हमें कमेंट में लिख के बता सकते हो सर हमको इतना तक याद है। बट आई थिंक कि आप सबको 30 तक मिनिमम है। 30 तक क्या है? मिनिमम, कम से कम। और मैक्सिमम जिनको ज़्यादा याद है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और 30 तक कम से कम आपके लिए काम चलाने के लिए आपको याद होनी चाहिए। केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोग करेंगे मिनिमम 30 एलिमेंट से, तो 30 एलिमेंट आपको याद हो जाने चाहिए। अपेक्षा करते हैं कि आप सबको बहुत हद तक याद होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट को याद होंगे, ये बात तो हमें लग रहा है। और अपेक्षा करते हैं आप लोग से कि आपको इतना याद है, नहीं याद है तो एक बार रिवाइज कर लिए अगर भूल गए हैं तब। ओके चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग क्या कि देखिए ध्यान से। तो एटॉमिक नंबर हम लोग क्या कहें कि देखिए एटम में कुछ संख्या में तो प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, ये बात हम समझे कि भाई एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन होगा, वो बात तो मामला समझिए। तो जो एटम होता है उस एटम के अंदर में जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है हम लोग बोलते हैं कि वह उस एटम का एटॉमिक नंबर है। फिर से समझिए, किसी एटम में जितना प्रोटॉन रहेगा हम कहेंगे वह उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों जो हम लोग याद करते हैं बचपन से, 1 में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5 में बोरॉन, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, ये सब जो याद करते हैं एक लाइन से, ये एटॉमिक नंबर ही था। मतलब वो एटॉमिक नंबर ही याद करके हम आए हैं। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। तो हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में क्या कहेंगे कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में होगा वह उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो दोस्तों देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको NO लिखा मतलब नंबर ऑफ, संख्या में, ए नंबर ऑफ प्रोटॉन अवेलेबल इन न्यूक्लियस। जितना प्रोटॉन न्यूक्लियस में अवेलेबल रहेगा वह या कह सकते हो कि जितना प्रोटॉन एटम में अवेलेबल रहेगा। न्यूक्लियस में बोलिए तब या एटम में बोलिए तब, बात बराबर है, आगे चल के देखेंगे इसको डिटेल में। तो हम लोग कहते हैं कि जितना प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में अवेलेबल है वह उसकी एटॉमिक नंबर है। ओके दोस्तों, इसको डिनोट करते हैं Z से। इसको किसे डिनोट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। एटॉमिक नंबर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Z से। एटॉमिक नंबर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। दोस्तों एक बात और भी, फॉर न्यूट्रल एटम कहते क्या है पहले किसको है दोस्तों? ऐसा एटम, आगे चल के पढ़ेंगे कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन। हालांकि बात हम जानते भी है, लेकिन अब आपको चूंकि हम नहीं बताए हैं तो हमको मालूम नहीं, लेकिन इतना हम अपेक्षा करते हैं कि आप कितना सुने हुए हैं, एटम इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है। जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है दोस्तों, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन को वो देगा या फिर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल एटम का मतलब ऐसा एटम जो ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है
है न किसी से लिया है, न इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है न किसी से लिया है, ऐसे एटम को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम के लिए ये फॉर्मूला बहुत भी आए, Z बराबर E बराबर P। E से किसको रिप्रेजेंट करते थे? इलेक्ट्रॉन को। P से किसको? प्रोटॉन को। Z बराबर E बराबर P, मतलब किसी भी एटम में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। कंडीशन अप्लाई, कौन कंडीशन अप्लाई? कि एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल, ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन लिया हो न दिया हो। उस केस में हम कहेंगे कि किसी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। तो सर इसको थोड़ा सा समझाइए बढ़िया से। आइए देखते हैं दोस्तों इन चीज़ों को कि दोस्त देखिए, अब बात करते हैं। जैसे देखिए हम लोग याद किए हैं एक में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने में? एक, इसका सिंबल H होता है। ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा। 1 से 30 तक एलिमेंट का HW है आपको, है ना। और बताइए कि आपको कितना तक ये याद है ना। अब बात करते हैं दोस्तों एक में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का Z, एक में हाइड्रोजन तो आपको बताया था वही कि जो हम लोग याद किए हैं एक लाइन से, वही हमारा एटॉमिक नंबर है। तो बताइए इसके लिए Z का मान कितना होगा? 1। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? Z बराबर E बराबर P से, जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है किसी से तब या न दिया है तो Z बराबर E बराबर P, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। तो Z बराबर E बराबर P से मतलब इलेक्ट्रॉन इसका, इसमें Z1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होगा और प्रोटॉन 1 होगा। इसका मतलब सर कि अगर हम हाइड्रोजन का एटम ले ले, हाइड्रोजन का एक एटम ले ले तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। यस, क्या बात क्लियर है? वैसे अगर हम बताएं कि हम लोग याद किए हाइड्रोजन का सिंबल है हीलियम का He, लिथियम का Li, वो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जनरली उसका यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसको? एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसके लिए करते हैं? एटम को, उस एलिमेंट का, हाइड्रोजन एलिमेंट का वो एटम होता है, एक एटम। हीलियम का एक एटम को उस सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए हुए हैं। क्या बात समझ में आए? बात समझ में आया? अच्छा, तो यानी अगर सर हम बात करेंगे 11 में सोडियम होता है तो सर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इलेक्ट्रॉन इसमें 11 होगा, प्रोटॉन इसमें 11 होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही होना है। सर 20 में कैल्शियम है सर, तो इसका एटॉमिक नंबर Z कितना हो जाएगा? 20। इलेक्ट्रॉन इसमें माने कैल्शियम के पास, कैल्शियम के एक एटम के पास, सर कैल्शियम के एक एटम के पास, यानी कैल्शियम के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है एक एटम के पास, सर 20 गो इलेक्ट्रॉन होगा, सर 20 गो प्रोटॉन होगा। किस फॉर्मूला से? Z बराबर E बराबर P फॉर्मूला, जो अभी आप बताए हैं उस फॉर्मूला से। तो कभी भी आप कोई भी एटम आप दे देगा, कोई भी एलिमेंट जो दे देगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन होगा, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन के लिए आगे पढ़ेंगे, कितना एटॉमिक नंबर होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, हम आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसी में कि मान लीजिए अगर 36 है क्या क्रिप्टन है 36 में, बता दीजिएगा। बस गर्दा, क्या गर्दा, 36 E 36 और P 36, बस आप सब कर लीजिएगा। अब तो आपको याद है, आप इतना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आप आराम से लिख पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अब थोड़ा सा बढ़ जाते हैं इसको करने के बाद, एटॉमिक नंबर को करने के बाद अब थोड़ा सा बढ़ जाते हैं एटॉमिक मास की तरफ। एटॉमिक मास की तरफ ये क्या होता है सर? आप एटॉमिक नंबर तो समझा दिए, प्रोटॉन की संख्या रहता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और सारी बात आप समझा दिए, कैलकुलेशन करके भी आप दिखा दिए। सर थोड़ा सा एटॉमिक मास समझाइए, परमाणु द्रव्यमान नाम से। देखिए एटॉमिक मास, एटम का मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एटॉमिक मास बोलते हैं। एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो एटम देखिए, अब चलिए मामला आता है सोचने वाली, मामला क्या आता है। अब पूछेंगे कि रूम जो है, रूम में हम अभी जस्ट एग्जांपल पिछले लेक्चर में आपको दिए होंगे, ये रूम है, रूम में आपको बेंच है, डेस्क है, पूछेंगे रूम का मास कितना होगा, तो इसमें जितना चीज़ें है सबके मास को जोड़ देंगे तो वही इस रूम का मास होगा। नहीं समझे बात को दोस्त? इस रूम में जितने भी चीज़ें हैं दोस्तों, उन सभी चीज़ों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? इस रूम का मास होगा। उसी तरीके से अगर एटम के मास की हम बात करें दोस्तों, तो एटम में मूल रूप से हम कहते हैं कि जितने चीज़ें हैं सबके मास को जोड़ दीजिए। तो एटम में कितने चीज़ें हैं? एटम में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तीनों का मास को अगर हम जोड़ देंगे, तीनों का मास को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये आपको क्या दे देगा? एटॉमिक मास दे देगा, यानी एटॉमिक मास। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि एटॉमिक मास में
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन दोस्तों आपको अगर पिछले क्लास की लेक्चर याद होगा तो हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन को मास को लगभग हम 0 मानते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास को लगभग क्या मानते हैं? 0। और इसके अलावा भी पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर, जो आपको बताए थे पॉजिटिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, है ना, मेशन, इस तरह के कुछ आपको बताए थे कि इस तरह का और पार्टिकल उसमें पाया जाता है। तो सर उस सब का भी मास जोड़ेंगे ना। तो दोस्त जो पार्टिकल की मास कंसिडरेबल है हम उसकी मास की सम करेंगे और आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा ये सब चीज़ें। हालांकि आपको इसकी सिलेबस में ये चीज़ें नहीं आएंगी कि एक शब्द आता है मास डिफेक्ट, है ना, ये चीज़ें आपको इसके लिए घबराना नहीं है। मास डिफेक्ट इसका क्या मतलब ये हुआ कि आगे चल के पढ़ेंगे मास दो तरह के होता है, एक थ्योरेटिकल मास, एक होता है एक्चुअल मास, है ना, एक होता है थ्योरेटिकल मास और एक होता है एक्चुअल मास। क्योंकि आपको पता है कि हम मास इलेक्ट्रॉन का मास 0 लेके चल रहे हैं तब इसका मास कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बताइए कि ये बात सही है कि सच्चा मास उतना ही होगा? नहीं, सही में तो ज़्यादा मास होगा कि नहीं मास होगा। तो आगे चल के हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल मास और थ्योरेटिकल मास में क्या अंतर होता है, उस सब चीज़ को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। और उस सब का उपयोग करके हम लोग देखते हैं कि एटम में किस तरह से एनर्जी पैदा किया था। तो आगे की चर्चा की आगे की बात है, लेकिन हमारे सिलेबस में वो कंसिडरेबल है, उसकी अलग से एक न्यूक्लियस चैप्टर करके ही इंटर में पढ़ना पड़ता है, एक चैप्टर वहाँ पे है दोस्तों। तो यहाँ पे भी ये बात हटा देते हैं, यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। तो हम ये कहेंगे यहाँ से कि मास, इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 होता है, तो इसको हटाइए। मूल रूप से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है उसी को हम लोग एटम का मास कहते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं क्या कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। यानी एटम का मास क्या होगा? प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, तो क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। तो कुल मिलाकर आपका सर आपका कहना ये हो गया कि एटॉमिक मास इज द मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या कहेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास, है ना। दोस्तों एटॉमिक मास को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल ए से। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखिए इसका मतलब ये हो गया कि मास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो दोस्त अब ये मामला आएगा, अब आप मामला आएगा कि हम देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, जब मास निकालना रहता है तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देते हैं। मतलब 5 गो प्रोटॉन प्लस मान लीजिए 5 गो प्रोटॉन और 4 गो न्यूट्रॉन, सबको दोनों को जोड़ देते हैं सीधे डायरेक्ट। ऐसा कैसे हो जाता है? हम तो मास पढ़े हैं 1.67 × 10 के पावर इतना, फिर सबको जोड़ेंगे तो ऐसा कुछ करते नहीं है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं दोनों को। 5 को न्यूट्रॉन 10 को, तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, आंसर आ जाता है। ये क्या होता है दोस्तों? पहले मामला समझिए। हम आपको क्या सिखाए थे कि जो 1.67 × 10⁻27 kg होता है इसको बोलते हैं 1 यूनिट मास, ठीक है। तो क्या बोलते थे? 1 यूनिट मास बोलते थे। और 1 यूनिट मास जो होता है 1 प्रोटॉन पे होता है। तो 5 गो प्रोटॉन होगा तो कितना होगा? 5 यूनिट। 10 गो प्रोटॉन होगा तो 10 यूनिट। तो यानी प्रोटॉन की संख्या लिखे या वो यूनिट लिखे, बात तो बराबर है, क्योंकि 5 गो प्रोटॉन तो 5 यूनिट, न्यूट्रॉनों को उतने होता है तो 5 गो न्यूट्रॉन तो 5 यूनिट मास हो जाएगा, 10 गो न्यूट्रॉन तो 10 यूनिट मास होगा, क्योंकि इतना मास को 1 यूनिट मास बोल दिया गया है प्रोटॉन का। तो इसलिए प्रोटॉन की जो संख्या होता है उसी को डायरेक्ट जोड़ने पर मास मिल जाता है। क्या बात समझ में आई? ये एक कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, पूछेगा तो किसी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आपको समझ में आया होगा कि इसको 1 यूनिट बोलते हैं, इसीलिए जय को प्रोटॉन रहेगा उतना यूनिट मास होगा। तो प्रोटॉन की संख्या लिखिए या फिर 5 यूनिट लिखिए, बात तो बराबर है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ते हैं तो एटॉमिक मास मिल जाते रहता है। क्या बात क्लियर हुआ? क्योंकि एक एटम में कई प्रोटॉन होंगे कई न्यूट्रॉन, तो सभी प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉन का मास जोड़ेंगे तो ही होगा। एक प्रोटॉन पे तो मास जो होता है वो 1 यूनिट होता है। तो जय को प्रोटॉन रहेगा तय यूनिट मास, जय न्यूट्रॉन रहेगा तय यूनिट मास, दोनों को जोड़ देंगे तो अपने आप एटॉमिक मास आ जाएगा। तो एटॉमिक मास बराबर दोस्तों हम ये फॉर्मूला पढ़े क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या समझ में आ गया दोस्तों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास को क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। अब चलिए दोस्त आपको एक चीज़ समझाते हैं। इसके बाद इस समझने के बाद जब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जब हम अच्छे से समझ गए हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ने पर हमें एटॉमिक मास मिल जाता है और Z = E = P होता है,
हमारा ये फार्मूला किसके लिए यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक मास से दोनों जो रिक्वायर्ड होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दोस्त आगे चलते हैं कि किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कि एलिमेंट को लिखेंगे कैसे, कोई एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा, यानी किसी एलिमेंट के जो एटम होगा उसके एटॉमिक मास होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा, आखिर उसको दिखाएंगे कैसे, कहीं पे एलिमेंट लिखा हो तो कैसे समझेंगे कि कौन एटॉमिक मास है, कौन एटॉमिक नंबर है कि नहीं। आइए तो देखते हैं दोस्तों इनको। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, अगला हेडिंग हम लोग का होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, और हेडिंग लगाइए और नोट करना शुरू कीजिएगा दोस्तों इसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। मान लीजिए कि हमारे पास एक एक्स नाम का एलिमेंट है, क्या है, एक्स नाम का एलिमेंट, लेट एक्स इज द एलिमेंट देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज, ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, इस तरीके से एक्स लिखेंगे और एक्स लिखने के बाद नीचे जेड लिखेंगे, ऊपर में ए लिखेंगे। ए क्या था दोस्तों, एटॉमिक मास था, एटम का मास था। जेड क्या था, एटॉमिक नंबर। ध्यान रखिएगा कि ये जेड आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ए जेड। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, इतना सॉरी दोस्तों, ये तो ब्लंडर कर देते, ब्लंडर कर देने वाले थे हम आज, ये तो ब्लंडर करने वाले थे हम आज। ये आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना, जेड और ए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्या कि एटॉमिक मास हमेशा ऊपर में लिखा रहेगा। एटॉमिक मास चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमेशा ऊपर में ही रहेगा। एटॉमिक नंबर जो होगा दोस्तों, एटॉमिक नंबर वो हमेशा नीचे में लिखा रहेगा। कहाँ लिखा रहेगा, नीचे में, चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटॉमिक नंबर नीचे में लिखा रहेगा और एटॉमिक मास जो रहेगा दोस्तों वो ऊपर में लिखा हुआ रहेगा। क्या बात समझ में आ गया। इसका मतलब आप जरा सा हमको बताइए कि सोडियम जो होता है, सोडियम 11 में होता है और ये 23 ऐसे लिखा रहता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये इसका हो गया जेड, क्या हो गया, एटॉमिक नंबर इसका 11 हो गया, और इसका मास यानी ए हो गया, ये 23 हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है। कैल्शियम देखिएगा, कैल्शियम ये रहेगा, ये रहेगा आपको 20 और ये रहेगा 40। तो इसका 20 जो नीचे में लिखा हुआ है, ये कौन चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा है जेड। जेड बराबर कितना, 20, और ए बराबर कितना हो जाएगा, मास बराबर एटॉमिक मास 40। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है। इसमें कुछ नहीं, यही बात बोल दिया कि जेड एटॉमिक नंबर है और ये ए क्या है, एटॉमिक मास है, एनओ नंबर है ना। तो जेड एटॉमिक नंबर है और ए क्या है, एटॉमिक मास है। दोस्तों तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, क्या बात क्लियर है। अब जब ये बात समझ में आ गई दोस्तों, तो चलिए अब एक काम करते हैं कि सर एटॉमिक मास कितना याद करेंगे। आप कहें एलिमेंट का नंबर है वही एटॉमिक नंबर है, तो याद हो गया। मास कितना याद है दोस्तों, हम लोग को 20 तक जनरली काम में आएगा, बाकी की अगर जरूरत पड़ता है तो वो आपको दिया हुआ ज़्यादातर रहता है। क्या रहता है, दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब 20 तक की बात करेंगे तो हम लोग को बचपने में पढ़ाया गया था कि 20 तक लगभग दुगुना हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन का 1.008 होता है तो लगभग 1 लेके चलते हैं, हीलियम का 4 के करीब में लेते हैं, लिथियम 6, 6.97 होता है वैसे, है ना, इन 6-7 ले लेते हैं लगभग। तो लगभग एक बार उसको देखिएगा, दुगुना के करीब लगभग रहता है। जैसे सोडियम 11 दूना 22 होता है, दुगुना रहता है लगभग, जितना एटॉमिक नंबर लगभग उसका दुगुना रहता है। तो 11 में सोडियम है तो उसका 22 होता है, लेकिन अब देखिएगा उसका 23 होता है। तो थोड़ा बहुत 8 में ऑक्सीजन तो 16 ही होता है, नाइट्रोजन 7 में उसका 14 ही होता है, तो 14 ही होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है दोस्तों कि लगभग दुगुना होता है। इतना हम लोग याद करेंगे, हम लोग याद है, एक बार देख लीजिएगा, है ना, लिस्ट में कि कौन कितना कितना होता है, तो उसमें लगभग आपको याद हो जाएंगे कि दुगुना के बराबर होता है। ना याद रहेगा तो आप इसके याद रखिए कि दुगुना के बराबर होता है। और एक सोडियम का याद रख लीजिए, एक लिथियम का याद रख लीजिए, कितना होता है लिथियम का, बाकी सब कैल्शियम का 40 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से दुगुना याद रखिए लगभग, ठीक है, ओके। तो मास याद करने का झंझट खत्म, एलिमेंट याद करने के काम तो आपको दे दिया गया था, वो कर लीजिएगा। अच्छा, अब चलिए इतना करने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हम। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, जैसे दोस्त पूछेंगे आपसे कि एक एलिमेंट लिखा हुआ है सोडियम Na11 में या 23 है, इसमें आपको पता करना है कि इसका Z कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। दूसरा E कितना होगा इसमें, तीसरा इसमें P कितना होगा, चौथा न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन न ये बताइए कितना होगा, व्हाट। तो दोस्त हम सब में से फटाफट सब ऐसे ऑर्डर देख के बताएगा। जेड इसका हो जाएगा और इसमें 5वां ए कितना होगा दोस्तों, इसको देख के ही बताएंगे। जेड यहाँ वाला बताता है तो ये हो जाएगा, सोडियम से याद हो रहता है हम लोग को, सोडियम 11 हो जाएगा।
इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा दोस्त, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। अच्छा इसको मिटा देने दीजिए, ये वाट वाला सिंबल को मिटा लेने दीजिए। ओके, ये वाट वाला सिंबल में जे ई कितना होगा, तो हमको पता है कि जेड जब इतना होगा तो जितना जेड होता है उतना ही ई होता है, यानी ये भी 11 होगा दोस्त। अब पी कितना होगा, तो हमको पता है जेड बराबर ई बराबर पी, उतना ही प्रोटॉन भी होगा। अच्छा ए कितना होगा दोस्तों, तो ए दिखा हुआ है कितना 23, तो ये हो जाएगा 23। अच्छा दोस्त एन कितना होगा, तो हम सबको पता है कि ए बराबर होता है पी प्लस एन, तो एन बराबर होगा ए माइनस पी, ए माइनस पी। तो ए कितना है दोस्तों, ए कितना है 23, और पी कितना है दोस्तों, पी है 11, तो कितना बच जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 12, यानी न्यूट्रॉन बच जाएगा 12, यानी हो जाएगा 12। तो आप इतना करने की जरूरत नहीं है दोस्त, आप डायरेक्ट देख के, क्योंकि आपको पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या अलग है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बोलिए और प्रोटॉन बोलिए बात बराबर है। तो मास में से अगर प्रोटॉन घटा देते तो न्यूट्रॉन होता था, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा देंगे तो न्यूट्रॉन मिल जाएगा। 23 में से 11 घटाएंगे न्यूट्रॉन मिल जाएगा, 23 में से 11 घटा देंगे न्यूट्रॉन मिल जाएगा। ऑक्सीजन 8 में है, 8 16 होता है, न्यूट्रॉन निकालना है तो कैसे, 16 में से 8 घटा देंगे तो 800 न्यूट्रॉन होगा। तो ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा देंगे तो डायरेक्ट न्यूट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्योंकि मास ऊपर रहता है और प्रोटॉन, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन होता है, तो ऊपर से घटा देंगे न्यूट्रॉन निकल जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं दोस्त, जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ था और IIT JEE मेंस में भी पूछा हुआ था। समझिए बहुत पुराने टाइम का है ये, है ना, 82-83 के करीब का है, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपके IIT JEE में भी पूछा हुआ है, और ऐसे भी कहेगा फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ दोस्तों, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा हुआ है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा दोस्त, पहले समझो, पहले हाइड्रोजन एटम, पहले आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है H11 होता है, तो न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन हमको पता है ऑलरेडी दोस्तों कि 1 में से 1 घटेगा, यानी ऊपर मास रहता है, मास में से जेड घटाएंगे, जेड ने प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे, 1 - 1 क्या होगा 0, क्योंकि हमको पता है ए बराबर होता है पी प्लस एन, एन बराबर हो जाएगा ए माइनस पी। और हमको पता है हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ये एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से एटॉमिक मास इसका 1 हो गया, और आपको पता है जेड बराबर ई बराबर पी से कि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, यानी 1 प्रोटॉन होगा तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 न्यूट्रॉन। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है, फिर से सुनिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में जितना वर्ष जो आप 118 एलिमेंट देखते हो, उसमें पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, तो ध्यान रख लीजिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या 0 किस में होती है, हाइड्रोजन में ही एक है जो न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसलिए VVI थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बन जाता है, और ये IIT JEE मेंस में भी पूछा हुआ भी है, और आपके एग्जाम्सन में प्रीवियस एग्जाम्सन की जो केमिस्ट्री थी प्रीवियस सिलेबस की, उसमें भी पूछा हुआ है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा कि जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है हाइड्रोजन में वो 0 होती है। बाकी क्या इलेक्ट्रॉन 0 होता है क्या, इलेक्ट्रॉन 0 होता है क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जेड कितना है 1 है, जेड कितना है 1 है, तो ई कितना होगा 1 होगा, पी कितना होगा 1 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 0 होगा, न्यूट्रॉन 0 होगा, ए कितना होगा 1 होगा। लेकिन दोस्त एक बात और भी, इसी में आगे चल के पढ़ते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, तो इसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम इसी का आइसोटोप्स आता है, उसमें फिर न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाएंगी, लेकिन इसमें 0 होगा। क्या बात क्लियर है, हाइड्रोजन में पूछेगा तो क्या होगा 0। चलिए बहुत बढ़िया, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, अपेक्षा करते हैं दोस्तों। क्लियर है क्या, समझ में अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब दोस्त रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स की तरफ, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स की तरफ। तो अगला इसके बाद वाला हेडिंग जो लगा लीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा, अगला हेडिंग दोस्त आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आप कॉपी पेन खोल के बैठिएगा हमेशा दोस्तों,
क्योंकि हमारी जो लेक्चर रहती हैं वो उस लेक्चर में आप पाइएगा कि आपको प्रॉपर जैसे लिखना चाहिए कॉपी में उसी तरीके से पूरी मटेरियल तैयार है। तो आपको कहीं से ये करने की ज़रूरत नहीं कि आपको अलग से नोट्स बनाने हैं, कुछ नहीं। आप लेक्चर को देखते जाइए, उसको लेक्चर को पॉज करके आप नोट बनाते जाइए, एक अच्छा सा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको एकदम पढ़ने में मज़ा आएगा, पूरा हेल्दी नोट्स तैयार हो जाएगा दोस्तों, बहुत सुंदर सा। तो हेडिंग लगा लेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइए एक एक करके आपको समझाते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप्स के बारे में। दोस्तों ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ रखे, लेकिन हिंदी में पढ़े थे, समस्थानिक, संभारिक, ये सब पढ़ रखे थे, है ना। उसी चीज़ को हम लोग इंग्लिश में आइसोटोप्स, आइसोबार कहते हैं। तो आइए उन्हीं चीज़ों को चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए बात करते हैं। दोस्त सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप्स की। हुआ कैसा हुआ ऐसा कि जो हाइड्रोजन थे, ध्यान सुनिएगा, जो हाइड्रोजन थे उस हाइड्रोजन का एटम ले लिए और पाए क्या, देखिए हाइड्रोजन या कोई भी एलिमेंट है उसके एटम हम देख लिए, तो हम देखे थे इस हाइड्रोजन के एटम का मास इतना है, ठीक है, मास इतना है। फिर हम दूसरा हाइड्रोजन का एटम लिए तो हमको उतना ही मास मिलना चाहिए, वो तीसरा लिए तो ऐसा ही मास मिलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि हम देख रहे थे कि एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट है, दूसरा हाइड्रोजन लाया तो उसका मास 2 यूनिट है, तीसरा हाइड्रोजन है तो उसका 3 यूनिट है। इस तरीके से, अब ऐसा नहीं कि चौथा था 4 यूनिट 5 यूनिट, ऐसा नहीं, मतलब हाइड्रोजन की कुछ एटम ऐसे मिल रहे थे हमको जो हाइड्रोजन के 2 एटम का मास अलग अलग था। हाइड्रोजन का एटम का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन उसी का 2 एटम 3 एटम जो अलग अलग देखे, उस अलग अलग एटम में हमें देखा क्या कि उसकी मास क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग सोचे अब इसका नाम क्या दिया जाए, हम लोग सोचे कि अब इसका नाम क्या दे दें। हाइड्रोजन के बाल बच्चा है लेकिन अलग अलग गुण वाला है, तो इसका नाम क्या दिया जाए। तो हम लोग सोचे कि भाई इस सब को एक नाम दे देते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन मास अलग अलग होता है। तो दोस्तों हम लोग उसका नाम दिए कि इस सब को आइसोटोप्स बोला जाना चाहिए। क्या बोला चाहिए, आइसोटोप्स। तो हम क्या कहेंगे, वैसा स्पीसीज, इस सब को, चूंकि ये सब एक तरह का क्या है, स्पीसीज हो गया, ये प्रजाति हो गया एक तरह, ऐसा प्रजाति जिसमें क्या होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सेम बट मास अलग अलग, मास नंबर अलग अलग, मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। दो स्पीसीज विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड आइसोटोप्स। कोई दिक्कत दोस्तों। तो वही बात अब हम लोग नोट डाउन करेंगे और इसमें आप देखिएगा, देखिए दोस्त क्या लिखे है, दो स्पीसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को ही दोस्त एक और चीज कहा जाता है, मास नंबर। कभी कभी आप देखिएगा ये मास नंबर भी लिखा हुआ रहेगा, इसी को मास नंबर भी बोलते हैं। तो कभी कभी आप ये चीज भी देखिएगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। क्या बोलेंगे, उस सबको क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। और एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास हाइड्रोजन की ये बड़ा फिगर से मत देखिए, आ जाइए फिगर वाले में हम दे दिए। हालांकि यहाँ पे ऑक्सीजन का आइसोटोप्स लिखा हुआ है, आगे चल के समझाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन का कुछ आइसोटोप्स यहाँ पे आपको इरेज दिखेंगे। तो आइए हम आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो अब ये लिखने के बाद एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, यहाँ तक हेडिंग लगा के लिख लिए। अब फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, आपको हेडिंग लगाने का एग्जाम फॉर एग्जाम्पल लिखे ना, उसमें लिखेंगे हम लोग आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नोट करते रहेंगे हम लोग पॉज कर करके, ठीक। देखिए दोस्त, हाइड्रोजन के हमें प्रकृति में 3 आइसोटोप्स जनरली देखने को मिले। वो कौन कौन से थे दोस्त, हम पाए क्या, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका भी 1। हम पाए क्या, H1 और इसका मास 2 था, मास ऊपर में लिखते हैं मास 2, या इसी को हम लोग बोलते हैं D12। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है ना। और इसी को बोलते हैं, यहाँ पे एक होता H1, इसका मास 3 पाया गया, और ये हो जाता है आपका T13, मास 3, एटॉमिक नंबर तो 1 तीनों का है। तो ये स्पीसीज दोस्तों, इसका नाम एक स्पेशल नाम दे दिया गया। ऐसा नहीं कि सारे का आइसोटोप्स का नाम अगर होगा भी तो आगे के सीरीज में होगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे सबका नाम स्पेशल देखना, लेकिन कुछ का नाम दे दिया गया, जैसे हाइड्रोजन का दे दिया गया तो बड़ी यूज में आता है, तो इसको बहुत पॉपुलर है, तो इसको ध्यान से देखने की बात है। तो दोस्त इसको बोलते हैं, इसका नाम दिया गया है प्रोटियम। क्या, प्रोटियम।
क्या नाम दिया गया? प्रोटियम। दोस्त इसका नाम दिया गया है जिसका मास 2, हाइड्रोजन के एटम ऐसा जिसका मास 2 तो उसको बोला गया ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और दोस्त जिसका मास 3 हो ऐसे हाइड्रोजन एटम को कहा गया ट्रिटियम, ट्रिटियम। तो हम कहेंगे दोस्त कि हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। क्या बोलेंगे दोस्तों कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। कोई दिक्कत? समझ में आया? ये तीनों इस आपस में क्या है? ये आइसोटोप्स कहलाएंगे। ये क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाएंगे। कोई दिक्कत? तो ये 3 आइसोटोप्स देखने को मिल जाएगा। अब देखिए चूंकि आप पढ़े हुइएगा H2O हम जानते हैं ये होता है पनिया, वाटर नहीं, H2O क्या होता है दोस्त? वाटर। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा H2O जो वाटर होता है तो D2O आप सुने होइएगा जिसका नाम याद करते हैं भारी जल। तो भारी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आप देखिएगा ध्यान से ये ड्यूटेरियम में 2 हाइड्रोजन की जो मास 2 यूनिट मास होते हैं उनसे बने हुए होते हैं जल, इसीलिए इसको कहा जाता है भारी जल, क्योंकि इसमें वजन बढ़ जाती है, क्योंकि इसका मास 1 था यहाँ पे 2 हो गया तो इसको बोलते हैं भारी जल। ठीक है दोस्त, ये D2O होता है। क्या बात समझ में आया दोस्तों? तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है दोस्त। इसी तरीके से अगला आप आइसोटोप्स जो लिखना चाहिएगा वो लिखिएगा क्या चीज? आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। दोस्त ऑक्सीजन के आइसोटोप्स की बात करेंगे तो O16 सॉरी ऑक्सीजन 8 में ऑक्सीजन है, 8 और 16 ठीक है, और 8 17 भी मिलता है और 8 18 भी मिलता है। तो ये ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको बोले थे कि हम आपको दिखाएंगे। तो 8 18 देखिए ध्यान से, 8 16 भी होता है और 8 18 भी होता है और 8 17 भी पाया जाता है। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि O17 और O18 भी मिलता है। अब बात ये आती है दोस्तों ध्यान देने वाले कि अब ज़्यादातर हम जो हमारी उपयोगिता में ज़्यादा आते रहता है उस पर ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, क्योंकि बहुतेक सारे अगर होंगे तो सब पे हम फोकस क्यों होने जाएंगे? जो हमारी ज़िंदगी में हमारे काम में आने वाले होंगे उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हमारे O17 और O18 आइसोटोप्स जनरली हम लोग फाउंड करते हैं। तो आप इसका लिख लीजिएगा O16 और O18 ऑक्सीजन के आइसोटोप्स। कोई दिक्कत? इसमें कार्बन के भी कुछ आइसोटोप्स आपको दिख जाएंगे, C12 और C14। तो एक स्टार मार्क का और लिख लीजिएगा आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो उस कार्बन एटम में C6H12 और सॉरी H12 और C6 और H14 ये कार्बन के 2 आइसोटोप्स आपको देखने को मिल जाएंगे मेन रूप से। तो दोस्त कुल मिला के ये है कि ये आपको कुछ आइसोटोप्स आपको ध्यान में रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले किसी तरीके से तो ये चीज़ें हो जाएंगी। सब्जेक्टिव में परिभाषा पूछे तो बता के एग्जाम्पल बता देंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपको हम बताएंगे, उसकी चिंता आप ना करो। पहले तो पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर क्वेश्चन कैसा आएगा उस पर सोचेंगे। चलिए आइसोटोप्स समझ में आ गया होगा अच्छे से, आपने उसको नोट भी कर लिया अच्छे से। अब दोस्त बढ़ते हैं आइसोटोप्स के बाद आइसोबार की तरफ। आइए आइसोबार क्या है दोस्त? आइसोबार के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग कहें इसके उल्टा, जिसमें क्या हुआ मास सेम रह गया बट एटॉमिक नंबर अलग अलग हो गए। ऐसा स्पीशीज जिसमें एटॉमिक नंबर हमको सेम देखने को मिल रहा था, एटॉमिक नंबर हमको सेम देखने को मिल रहा था, सॉरी ऐसा स्पीशीज इसका उल्टा, आइसोटोप्स के उल्टा, ऐसा स्पीशीज जिसके मास जो थे वो थे सेम पर एटॉमिक नंबर अलग अलग, एटॉमिक नंबर अलग अलग मास सेम। तो एग्जांपल दीजिए सर। तो जैसे आप पढ़े हैं आर्गन 18 में आर्गन होता है, 19 में पोटेशियम होता है, कैल्शियम 20 में होता है। तो दोस्तों अगर बात करें हम लोग इसमें, अगर हम बात करें कि आर्गन का भी देखिए 18 में आर्गन है, इसका भी 40 है, 19 में पोटेशियम इसका भी 40 है, 20 में कैल्शियम इसका भी 40 है। आपके मन में सर 19 में पोटेशियम, सर 18 में आर्गन, 18 में 36, सर 37 के करीब में इसका मास होना चाहिए था सर। तो देखिए सर इसका आइसोटोप्स भी तो मिलता है 40 वाला, है ना। आइसोटोप्स मतलब जिसका मास उसी आर्गन एटम का मास अलग अलग वाला,
तो वहाँ वो 40 तो उस एटम के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं। तो ऐसा स्पीसीज जिसमें आप देखिए एटॉमिक नंबर यहाँ 19, 18, 19, 20 ये क्या है एटॉमिक नंबर क्या अलग अलग, और मास क्या देख रहे हैं 40, 40, 40 दोस्तों ये सेम दिख रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम आपस में क्या है, आपस में क्या है, आपस में है आइसोटोप्स। तो जब कभी आइसोटोप्स की बात करेंगे हम कहाँ पे फोकस रहेंगे, हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, सॉरी एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या समझ में आया दोस्तों। तो अब बात करते हैं आगे। अब देखिए इसमें आप परिभाषा को एक बार देख लीजिए, दोज स्पीशीज विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, अलग अलग, बट सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोबार। कोई दिक्कत समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल करके नोट कर लीजिएगा ये तीनों। ओके, ये तीनों आप नोट कर लीजिएगा। अब ये सब क्या है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब स्ट्रक्चर आपको बता देंगे, लेकिन आप ये नोट कर लीजिए और इसका एग्जाम्पल ये वाली नोट कर लीजिए। तीनों एग्जाम्पल ये क्या कहलाएंगे, ये आपस ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आइसोबार। क्या कहलाएंगे, आइसोबार। ओके ठीक है। अब दोस्त आइसोटोप्स, आइसोबार समझने के बाद चलते हैं आइसोटोन की तरफ। आ जाइए, आइसोटोन हेडिंग लगाइएगा, आइसोटोन। दोस्त आइसोटोन की अगर हम बात करें तो दोस्त आइसोटोन क्या होता है, ऐसा स्पीशीज भी हमको कुछ दिखने को मिल रहा था जिसमें दूगों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम मिल रहा था, दो में न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम कहेंगे वैसा स्पीशीज जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो उस सब आपस में क्या कहलाता है, आइसोटोन कहलाता है। क्या बोलेंगे कि वैसा स्पीशीज जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो वो सारे आइसोटोन्स कहलाएंगे। तो आइए दोस्त बात करें आइसोटोन्स की। तो आइसोटोन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, those species which have same number of न्यूट्रॉन की संख्या अगर बराबर हो are called आइसोटोन्स। समझ में आ गया क्या। अच्छा दोस्त एग्जाम्पल आपके मन में आएगा, सर एग्जाम्पल दीजिए। देखिए ऑक्सीजन के बारे में हम जानते हैं, तो ऑक्सीजन का 8, 16 होता है, और आपको न्यूट्रॉन निकालना सिखाए हैं क्या कि 16 में से 8 घटा लीजिए तो ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो देखिए इसमें प्रोटॉन तो 8 होबे करेगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 न्यूट्रॉन होगा। अच्छा ऑक्सीजन वाला के इस एटम इस वाले एटम में 8 न्यूट्रॉन है। अच्छा इसमें देखिए नाइट्रोजन है, ये क्या है, नाइट्रोजन है, तो 7 आपको पता है कि 7 गुना 14 होता है। नाइट्रोजन का आइसोटोप्स भी पाया जाता है तो उसका 15 होता है। तो देखिए 7 गुना 14 15 होता है कि आइसोटोप्स भी इसका पाया जाता है। नाइट्रोजन का 7, 14 और 7, 15। तो अब एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग, क्या होता है, आइसोटोप होता है। क्या होता है, आइसोटोप्स होता है। दोस्त अभी देखिए तो ये नाइट्रोजन की ये वाला आइसोटोप्स का 15 होता है। इसमें देखिए न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कैलकुलेट कीजिए, 15 में से 7 जाएगा कितना आएगा, 8 आएगा। ऊपर वाला नीचे वाला घटा देते हैं तो वही न्यूट्रॉन दे सकता है। कार्बन का C14 वाला देखिए 6 और 14 है, घटाएंगे तो ऊपर 14 में से 6 गया 8, न्यूट्रॉन 8। तो आप गौर से देखिए इसमें तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या रही, फिक्स रही। तो हम बोलेंगे कि ऐसा स्पीशीज अगर हमको मिल जाए जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या अगर समान हो तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे क्या, इस तीनों स्पीशीज को क्या बोलेंगे हम, आइसोटोन। क्या बोलेंगे, आइसोटोन। क्या बोलेंगे, आइसोटोन। तो आप क्या कीजिए, आप बहुत प्यार से इसको क्या कर लीजिए, अच्छे से आप नोट कर लीजिए आइसोटोन क्या होता है। अपेक्षा करता है आपको समझ में आ गया होगा। दे आर आइसोटोन बिकॉज ऑफ हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, सभी में 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा आइसोटोन क्या होता है। हम लोग का दोस्तों लास्ट वन बच गया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइए इसको भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक को। ओके ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब नाम से देखिए, नाम से स्पष्ट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एक समान इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एक समान इलेक्ट्रॉन। हम सर इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि वैसा स्पीशीज जिसमें मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एग्जैक्टली सेम चीज़ है। अब इतना ज़्यादा आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल दिया तो क्या बोला, नहीं, अब जो आप समझते आ रहे हो उसी तरीके से सोचो, उसी तरीके से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसा स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ
क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वैसे स्पीसीज को बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है दोस्त, इसके लिए एक बात आपको हम बताना चाहेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, जब लेता है तो माइनस चार्ज आता है। ये सारी बात हम करेंगे आगे, जब एटम का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस माइनस सब बढ़ाएंगे। लेकिन अभी समझिए, कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस चार्ज, है ना। और अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलेंगे कि दोज स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा तो क्या बोलेंगे, आइसोटोन, है ना, क्लियर। चलिए तो अब दोस्त बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, ध्यान से देखिएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के कुछ एग्जांपल आपको हम भी लिखाएंगे, और चूंकि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस इस तरह के क्वेश्चन के ज़्यादा बनते हैं। जैसे दोस्त इस सीरीज को देखो, आप इसको देखो, Cl माइनस, Ca2 प्लस, K प्लस, S2 माइनस। ठीक है, अब आपको पता है इसका क्लोरीन 17 में है, कैल्शियम 20 में है, पोटेशियम 19 में है, सल्फर 16 में है। अब ध्यान दीजिएगा कि क्लोरीन माइनस का मतलब हुआ एगो इलेक्ट्रॉन लिया, Cl माइनस मतलब एगो इलेक्ट्रॉन लिया। तो आपको बताइए कि एगो इलेक्ट्रॉन लिया, पहले से आपको पता है Z बराबर E बराबर P से जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। इसका मतलब 17 में ये था तो 17 में इलेक्ट्रॉन था, 17 गो इलेक्ट्रॉन था, एगो और ये ले लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 18 गो। अच्छा, Ca2 प्लस 20 में कैल्शियम है, Ca2 प्लस में 2 गो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो इसका 20 में कैल्शियम में था, तो कैल्शियम था, जब तक कुछ नहीं लिया दिया था तो इसमें 20 गो इलेक्ट्रॉन था क्योंकि Z बराबर E बराबर P से। अब क्या किया, ये 2 गो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो दे दिया मतलब 2 प्लस आया इस पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब क्या है, इसका 2 गो इलेक्ट्रॉन कम गया, यानी 20 में से 2 गया कितना, 18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा दोस्त, K प्लस के बारे में देखिए, K प्लस में पोटेशियम में है तो पोटेशियम K प्लस है, देखिए ध्यान से, 19 में पोटेशियम, तो इसमें शुरू में 19 गो इलेक्ट्रॉन था, एक गो इलेक्ट्रॉन ये दे दिया तो इसके पास कितना बच जाएगा, 18 गो। अच्छा, S2 माइनस, S2 के माइनस का आने का मतलब 16 में सल्फर है तो 16 गो इलेक्ट्रॉन था, 2 गो ले लिया, S2 माइनस 2 गो इलेक्ट्रॉन लिया, माइनस मतलब लिया, प्लस मतलब दिया, 2 गो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो पहले से 16 था, अब 2 इलेक्ट्रॉन होने का कितना, 18 गो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया दोस्त। तो इन सभी में आप क्या देख रहे हो, Cl माइनस, Ca2 प्लस, K प्लस, S2 माइनस, इन सभी में आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान देख रहे हैं। तो हम इन स्पीसीज को दोस्तों बोलेंगे कि ये सारे आपस में क्या है, ये सारे आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या बोलेंगे, ये सारे आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे हम। तो ये देखिए, अच्छा ये आयनिक ऑर्डर ये देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख लोगे, आयनिक ऑर्डर वायनिक ऑर्डर सब आगे देखेंगे, ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये बात अपने कॉपी में ये लिख कर ये टेबल बना के लिख लीजिए। और कुछ एक और एग्जाम्पल हम करवा देते हैं दोस्तों, उसको कर लीजिए, है ना। आइए एक एग्जाम्पल आपको हम और करवाए आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। जैसे देखिए, आप इसमें देखिए ध्यान से, O2 माइनस, F माइनस, Ne, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। अब दोस्त इसमें देखो, ऑक्सीजन 8 में है, 2 गो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 10 गो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्लोरीन 9 में है तो 1 गो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना इलेक्ट्रॉन, 10 गो इलेक्ट्रॉन। सोडियम तो कितना लिया ना दिया, तो सोडियम 10 में तो 10 गो इलेक्ट्रॉन। Na प्लस, 11 में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना होगा, 10 गो इलेक्ट्रॉन। 12 में मैग्नीशियम है तो 2 गो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा तो कितना, 10 गो इलेक्ट्रॉन। और 13 में अल्युमिनियम है तो 3 गो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा तो कितना, 10 गो इलेक्ट्रॉन। आप क्या देख रहे हो, इन सारे में आप क्या देख रहे हो कि दोस्त इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो इन सारे स्पीसीज को कहेंगे ये सब आपस में कैसा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो दोस्त वो एग्जाम्पल लिखने के बाद आप इस एग्जाम्पल को भी नोट कर ले अपने कॉपी में। और आप में से ऐसा दे देगा, तीनों को देख के पूछता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, इसमें से ये 2 को देख के पूछता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, ये पूरा देख के पूछ देगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो सिंपल देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बराबर होगा तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। दोस्त एक चीज और कर सकता है, जैसे आपको दे देंगे SO4 2 माइनस, है ना, और दे देंगे
Cl माइनस, इस तरीके से कहेंगे ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं बताइए। तो दोस्त इसमें आप तो इसमें कैलकुलेट करना सीखे हैं, इसमें कैसे होगा? तो सिंपल, पहले आपको पता है सल्फर में 16 गो होगा और 4 गो ऑक्सीजन है, तो एक गो ऑक्सीजन में कितना होता है? 16 में सल्फर, क्योंकि 16 में सल्फर तो 16 गो इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, ऑक्सीजन 8 में है तो 8 गो इलेक्ट्रॉन होगा और 4 गो ऑक्सीजन है तो कितना हो गया? 8। ऑक्सीजन क्या हुआ? 4 गो, 4 गुना का 8 में 8, एक ऑक्सीजन में 8 को रहता था, 8 चौक 32 हो जाएगा। अब प्लस 2 गो और ले लिया है तो इसमें कितना होगा? 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 16 प्लस 32 48 और 2 50, 50 गो इलेक्ट्रॉन इसमें है। कितना है? 50 गो इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में कितना है? 18 गो। तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा क्या? क्लोरीन 17 बताया, वो ले लिया था 18 गो। 18 इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? 50 गो। होगा? नहीं होगा। तो दोस्त ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। ये समझाने के पीछे मेरा मतलब ये था कि ऐसा वाला भी दे देगा ना तो आप घबराओ नहीं कि कैसे निकालेंगे। सिंपल, सल्फर है 16 में सल्फर तो 16 इलेक्ट्रॉन हमको पता है, इसको 16 गो होगा। ऑक्सीजन 4 गो, एक ऑक्सीजन में 8 गो होता है क्योंकि 8 में ऑक्सीजन होता है, तो जेड बराबर ई बराबर पी से तो 8 गो, तो 8 चौक 32 और 2 गो ले लिया तो 2 गो जोड़ दिए तो 16 32 16 48 और 2 50, ऐसे निकालेंगे आराम से। कर लीजिएगा आप लोग भी आसानी से। चलिए, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों, तो अपेक्षा करते हैं कि आपको आज की क्लास में ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया है। क्या क्या पढ़े आज की क्लास में? एक बार क्विक रिवीजन। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है? आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से क्या समझते हैं? दोस्तों, ये सारी बातें हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। इन सारी बातों को समझने के बाद दोस्तों हम लोग का जो अगला क्लास है, यानी अगला पड़ाव जो होने वाला है, वो किन टॉपिक पे होने वाले हैं? वो होगा कि आखिर इस सब चीज़ को हम देख लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब देख लिए, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया भी ले लिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब देख लिए। अब ये मामला आता है कि आखिर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता कहाँ है? समझिए, अब तो समझ गए कि सब चीज़ होता है, लेकिन आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता कहाँ है? तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका कैसा मॉडल होगा, दिखता कैसा होगा, अब उस पे मामला आने लगा और उस पे खोज होने लगी। तो हम लोग कहाँ शिफ्ट हो गए? मॉडल ऑफ एटम, मतलब एटम का कैसा स्ट्रक्चर होगा, उसमें जो रहने वाले पार्टिकल है वो कहाँ कहाँ रहते होंगे। तो अगली क्लास में दोस्तों हम लोग रेडी रहेंगे, आप भी रेडी रहिएगा, दोनों मिलकर पढ़ेंगे मॉडल ऑफ एटम। और मॉडल ऑफ एटम की शुरुआत करेंगे हम लोग वहाँ से। ऐसा हम लोग पढ़े भी है कुछ मॉडल ऑफ एटम, इससे पहले 9th में जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल सब पढ़े भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ हम लोग फिर से वही शुरुआत करेंगे अच्छे तरीके से। मॉडल ऑफ एटम, आखिर एटम दिखता कैसा है, उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ होते हैं। और आप इन सारे लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करके रखिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।